हेलो एवरीवन, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं उस चीज़ के बारे में जो हमारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। और हर एक स्टूडेंट से लेकर के हर एक प्राणी इस चीज़ से परिचित है और इसके बिना इस पृथ्वी पर जीवन की कोई संभावना नहीं है आपका। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। जिस तरीके से यह हमारे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक उसी प्रकार से यह हमारी परीक्षा के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। आइए देखते हैं यहाँ से बनने वाले सारे पॉइंट्स को। और ये जो ज्योग्राफी का आपका टॉपिक है, इसे आप सभी लोग पूरा डिटेल से सॉल्व करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपका बनते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, पढ़ने वाले हम लोग की वायुमंडल, एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं आपका, वायुमंडल किसे कहते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे आपका। तो जब एटमॉस्फेयर की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले ये सोचना होता है कि आखिर हम लोग वायुमंडल किसे कहते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि वायुमंडल किसे कहा जाता है आपका। तो परिभाषा के अनुसार हम लोग एक चीज समझ सकते हैं यहाँ पर कि किसी भी ग्रह के चारों तरफ जो वायु का एक आवरण होता है उसे क्या कहता है, वायुमंडल कहा जाता है आपका। निश्चित आवरण जो होता है वायुमंडल का, उसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं हम लोग। वायु में अगर हम लोग बात करें तो तमाम गैसों का मिश्रण होता है। उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, हीलियम, जेनॉन, रेडॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसें उसमें क्या होती हैं, विद्यमान होती हैं आपका। और आप लोग ये सोचिए कि जिस ग्रह पे वायुमंडल नहीं होगा, क्या वहां पर जीवन की संभावना है, तो नहीं है। इसलिए एटमॉस्फेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका हमारे जिंदगी के लिए आपका, ठीक है ना। आइए एक एक करके सारे पॉइंट्स को यहाँ पर देखते हैं। जब वायुमंडल को हम लोग पढ़ते हैं तो इसको 3 भागों में करके हम लोग पढ़ेंगे आपका, और पूरा डिटेल से पढ़ेंगे आपका यहाँ पर, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट बनता है वायुमंडल के कार्य, यानी कि वायुमंडल का कार्य कौन कौन सा है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वायुमंडल का संगठन और वायुमंडल की संरचना आपका। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे संगठन के बारे में। दूसरा पॉइंट यहाँ पर बनता है संरचना, यानी कि वायुमंडल की संरचना कैसी है, कार्य क्या है और इसका संगठन क्या है। इन तीनों बातों को हम लोग यहाँ पर डिटेल से देखेंगे आपका एक एक करके। तो सबसे पहले एक पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, वायुमंडल की परिभाषा के तहत आप लोग लिखेंगे किसी भी ग्रह के चारों तरफ, किसी भी ग्रह के चारों तरफ गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। चारों तरफ गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। अब एक प्रश्न ये बनता है कि आखिर वायुमंडल का विस्तार कितना है आपका। तो वायुमंडल की अगर हम लोग विस्तार करें तो पृथ्वी से लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल पाया जाता है आपका। तो यहां पर लिख लेंगे आप लोग, पृथ्वी से लगभग 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर वायुमंडल पाया जाता है। यानी कि पृथ्वी से लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल पाया जाता है। ये बहुत ज्यादा प्रश्न दिमाग में आता है कि आखिर पृथ्वी पर जो वायुमंडल विद्यमान है यह कितनी ऊंचाई तक हमारे इस पृथ्वी पर पाया जाता है। तो 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह पाया जाता है आपका। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये होती है, ये तो 2 पॉइंट्स हो गए आपका इसकी परिभाषा से, कि किसी भी ग्रह के चारों तरफ जो गैसों का आवरण होता है उसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। इसमें नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, जो सर्वाधिक वायुमंडल के पार्ट को घेर करके रखती है आपका। इसके बाद होता है कि कितनी ऊंचाई पर, तो 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। अब आप लोग हेडिंग बना लीजिए, वायुमंडल के कार्य आपका, फंक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग, वायुमंडल के कार्य। सारे पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में आप लोग अपडेट करते चलिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए आप सभी लोग, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग हेडिंग बनाएंगे वायुमंडल के कार्य। वायुमंडल के कार्य, वायुमंडल के कार्य या फंक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर आपका, ठीक है। अब आप लोग एक बात बताओ कि आखिर हमारा वायुमंडल हमारे लिए किस प्रकार से फायदेमंद है। ये तो कहने वाली बात है नहीं कि हमारा वायुमंडल हमारे लिए किस प्रकार से फायदेमंद है। वायुमंडल न होता तो क्या जीवन होता,
नहीं होता आपका। वायुमंडल नहीं होता तो जीवन नहीं होता। दूसरा चीज ये होता है कि वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं आपका, वो कहीं न कहीं से हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं, कभी कभी प्रश्न ये बन जाता है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि क्या CO2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात होती है। तो लोग सोचेंगे कि नहीं नहीं, CO2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, ठीक है, CO2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा चीज ये होता है कि क्या मार्स गैस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। क्या ऑक्सीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो लोग कहेंगे कि नहीं, पता नहीं है कि नहीं है। ऑक्सीजन तो है आपका ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई है अगर तो ऑक्सीजन है आपका। इसके बाद होता है आपका नाइट्रोजन भी हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से तमाम सवाल आते हैं दिमाग में। इसी तरह से हम लोग सोचते हैं कि क्या CO2 हमारे लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है। तो आज जान लीजिए आप सभी लोग कि ये जो CO2 गैस है ना, इसके बिना भी पृथ्वी पर जीवन की संभावना नहीं है आपका। क्योंकि अगर CO2 की जो मात्रा है पृथ्वी पर हमारे इस वायुमंडल में, अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाएगी तो भी दिक्कत है, और इसकी मात्रा कम हो जाएगी तो भी दिक्कत है आपका। अब प्रश्न ये होता है कि आखिर अधिक हो जाएगी तो क्या दिक्कत होगा। तो ध्यान दीजिए आप सभी लोग, हम लोग एक बात जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जो है आपका ना 71% क्या है, जल पाया जाता है। क्या है, जल पाया जाता है। 29% भाग स्थल खंड है आपका, स्थल खंड है, और इसी भाग पर बर्फ भी जमा हुआ है आपका। यही पूरी दुनिया है, इस 29% पे जो है पूरी दुनिया बसी हुई है आपका। अब एक चीज बताओ, ये CO2 जो है आपका हमारी पृथ्वी पर, ये 0.03% जो इसकी मात्रा है ना, इसी मात्रा को लेकर के ये CO2 हमारे पृथ्वी का जो औसत तापमान है उसको ये मेंटेन करके रखती है, बनाए रखती है आपका। अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो जो हमारे पृथ्वी का औसत तापमान है वो बढ़ जाएगा, और जब औसत तापमान में वृद्धि होगी तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, हम लोग उसे कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग। और जब ये ग्लोबल वार्मिंग होगी, बढ़ेगी, तो ये जो ग्लेशियर है आपका 29% भाग पर, ये क्या होगी, पिघलेगी। जैसे ही ये ग्लेशियर पिघलेगी आपका ना, तो फिर क्या होगा, ये जब ग्लेशियर पिघलेगी तो जल बनेगा, और ये जल नदियों के माध्यम से होते हुए कहां पर जाएगा आपका, नदियों के माध्यम से होते हुए इस परसेंट को बढ़ाएगा आपका, ये जो मात्रा है इसको बढ़ा देगा आपका। अभी बात बताऊं कि इस 29% में तो पूरी दुनिया बसी हुई है। अगर यहां भी अगर ये पानी बढ़ता चला जाएगा तो ये स्थल खंड भाग जो किनारे वाले होंगे महासागरों के, वो सबसे पहले डूबेंगे आपका। और जैसे ही वो महासागरीय भाग डूबना शुरू कर देंगे आपका ना, तो ये जो पृथ्वी पे प्राणी हैं, जो जीव जंतु हैं, वो सब कहां जाएंगे आपका। इसी प्रकार से जब ये स्थल खंड भाग लगातार डूबता हुआ जाएगा, ये CO2 की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी, तो ग्लेशियर जो हमारे ध्रुवों पर ग्लेशियर जमी हुई है वो पिघलती जाएगी आपका। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये पृथ्वी जो है ये पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगी आपका। और जैसे ये पृथ्वी पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगी तो क्या यहाँ पर जीवन हो पाएगा, नहीं होगा, जीवन समाप्त। आप उड़ के तो जाएंगे नहीं किसी अन्य ग्रह पे, इसलिए सब लोग उसी पानी में डूब करके खत्म हो जाएंगे आपका। अब दूसरा सवाल ये होता है आपका कि अगर ये CO2 की मात्रा कम हो जाती है तो क्या होगा। ये तो रही बात अधिक होने पर, कि अगर CO2 की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये होगा, अगर इसकी मात्रा कम होती है तो क्या होगा। ये सवाल यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं आपका। देखिए, जैसे ही इसकी मात्रा कम हो जाएगी ना, एक चीज आप लोग देखते होंगे कि कोई भी चीज ठंडी में अंकुरित नहीं होता है, ठीक है। और जैसे ही CO2 की मात्रा कम होगी तो क्या यहाँ पे तापमान मेंटेन होगा, नहीं होगा, तापमान एकदम कम हो जाएगा आपका। और तापमान जैसे ही कम होगा, फिर वनस्पतियां हो गई या कोई भी चीज होगा वो पनपेगा नहीं आपका। और यहाँ पर जो स्थल खंड भाग है हमारा ना, ये तुरंत क्या होगा आपका, ठंडा मरुस्थल होना शुरू हो जाएगा आपका, ठंडे मरुस्थल में बदल जाएगा। और जब ठंडे मरुस्थल में बदल जाएगा तो क्या होगा आपका, किसी प्रकार का कोई वनस्पति उगेगा नहीं। और जब वो वनस्पति का उत्पत्ति नहीं होगी आपका, तो क्या यहाँ पे प्राणी जीवित रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे आपका। दूसरा चीज कि अगर आप लोग जैसे स्वेटर पहन लेते हो, तो स्वेटर पहनने से आपको क्या होता है, गर्मी महसूस होती है ठंडी के मौसम में आपका, तो आप मतलब जीवित रहते हैं, झेल लेते हैं आपका। अगर ये CO2 ना होती तो आप रजाई में भी घुस जाते ना, तो भी आपका ठंडा लगता वहां पर, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये कहेंगे कि हमारी प्रकृति ने हमें जो कुछ भी बना करके दिया है वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो बड़ा मेंटेन करके हमको दिया है आपका, उसमें हमें छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है आपका। इस समय हम लोग देख रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ हो रहा है, और जिस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ हो रहा है उसी प्रकार से क्या हो रहा है, प्रकृति बहुत सारा हानियां भी पहुंचा रही है यहाँ पर। जिस प्रकार से हम लोग उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसी प्रकार से वो हमारे साथ भी कर रही है आपका। इसीलिए कहा जाता है ना कि आज का जो मानव है, प्रौद्योगिकी काल का जो मानव है,
इसका संबंध हमारे पृथ्वी के साथ किस प्रकार का, ये सवाल यूपी टेट में पूछता है बहुत ज्यादा। तो उसका संबंध क्या है आपका, विध्वंसक का संबंध है। ठीक है, यानी कि प्रौद्योगिकी मानव का संबंध जो है किस प्रकार का है, विध्वंसक का है आपका। ठीक है, और यहां से जो है पीसीएस वालों के लिए बहुत ज्यादा सवाल बनता है। पीसीएस के जितने भी बच्चे हैं आप सभी लोग ये वायुमंडल वाली टॉपिक जरूर देखेंगे आप लोग, और इसे पूरा सॉल्व करेंगे, पूरा जितना इसका पॉइंट है आपका सब पॉइंट्स नोट कर लेंगे आप सभी लोग। ये इस बार जो प्री वाला पेपर होने वाला है आपका, वहां भी यहां से आपके बहुत सवाल मिलेंगे आपको। ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे आपका। आइए हम लोग एक दो लाइन यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं सभी लोग। चलिए, इसमें पहला पॉइंट आप सभी लोग लिखेंगे कि हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लिखेंगे, हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं जो हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आइए दूसरे पॉइंट को हम लोग देखते हैं कि दूसरे तरीके से जो है किस प्रकार से वायुमंडल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए कि वायुमंडल में जलवाष्प पाया जाता है आपका। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर कि वायुमंडल में जलवाष्प पाया जाता है, जिसके कारण वर्षा होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका। अब आप लोग समझेंगे कि आखिर किस प्रकार से जो है जलवाष्प के कारण वर्षा होती है, इस बात को यहां पर समझ लेंगे आप लोग। कभी आप लोग फील करिएगा कि जब गर्मी का मौसम होता है और बहुत ज्यादा गर्मी होने लगती है, या पूर्वा हवा जब चलता है, तो महसूस करिएगा जब पूर्वा हवा चलता है ना, तो आपको गर्मी होगी और जो है उमस टाइप होगा, और जैसे लगे चिपचिपाहट हो रही है आपको। मतलब कि जो हमारा वायुमंडल होगा उसमें कुछ आपको ह्यूमिडिटी दिखाई देगी, आपका जलवाष्प की मात्रा आपको दिखाई देती है। कारण यह है कि पूर्व की तरफ से जब बंगाल की खाड़ी से होकर के मानसून चलती है तो वो अपने साथ नमी को लेकर के चलती है, और जैसे ही हमारे वायुमंडल में इस जलवाष्प की मात्रा बढ़ती है तो संघनन होना शुरू होता है। उमस ज्यादा होती है, और जब उमस होगी तो संघनन होगा, और संघनन होने से बादल बनने की मात्रा बढ़ जाती है, और जिसके कारण वर्षा भी होना शुरू हो जाती है आपका। तो हमारे वायुमंडल में ये जो जलवाष्प है इसके कारण क्या होता है, वर्षा होती है। अब वर्षा कराने का प्रमुख योगदान किसका हुआ, आपका वायुमंडल का हुआ कि नहीं हुआ, हुआ आपका। हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक गैसें हैं वो किस में विद्यमान है, तो हमारे वायुमंडल में विद्यमान है आपका। वर्षा के लिए आवश्यक कौन है, तो ये वर्षा के लिए भी आपका वायुमंडल ही आवश्यक है। इसमें जो जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है जिसके कारण जो है आपका वर्षा होती है आपका। अगला पॉइंट यहां पर नोट करेंगे आप सभी लोग, वायुमंडल में हरित गृह गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल में जो है आपका हरित गृह गैसें पाई जाती हैं, और हरित गृह गैसों का काम क्या होता है अभी अभी हमने समझाया थे। हरित गृह गैसें किसे कहते हैं आपका, तो उसमें CO2 भी आती है आपका। तो ये जो हरित गृह गैसें हैं ना, लिखिए क्या, वायुमंडल में हरित गृह गैसें पाई जाती हैं जो पृथ्वी के औसत तापमान को बनाए रखती हैं, बहुत ही आवश्यक है आपका। अब ये हरित गृह गैसों की अगर मात्रा बढ़ेगी तो हमारे लिए नुकसानदायक है, ये मात्रा घटेगी भी तो हमारे लिए नुकसानदायक है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वृक्ष वगैरह लगाना चाहिए, वृक्ष काटना नहीं चाहिए। अगर आप वृक्ष ज्यादा काटेंगे आपका ना, तो क्या होगा, आपका वृक्ष ज्यादा काटने से ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ेगी, और ग्रीन हाउस गैसों की जब मात्रा बढ़ेगी आपका, तो फिर क्या होगा, आपका
फिर ग्लेशियर पिघलेगी और इस पृथ्वी से जीवन समाप्त हो सकता है। तो आप लोग ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, इसलिए आप लोग वृक्ष को कम काटिए और प्रदूषण को कम करिए आप सभी लोग, ठीक है। ये बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए। इस पृथ्वी को अगर आप बचाना चाहो तो बचा लो, अन्यथा मंगल ग्रह वाली हाल हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग, इसको नोट करेंगे आप लोग। ये सभी पॉइंट्स आप लोग अच्छे से अपने कॉपी पे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला पॉइंट यहां पर लिखेंगे, हरित गृह गैसें कौन कौन सी होती हैं? ग्रीन हाउस गैसें लिख लेंगे आप लोग यहाँ पर। ग्रीन हाउस गैसें यानी कि वो कौन से गैसें हैं जिन्हें हम लोग ग्रीन हाउस गैसों के नाम से जानते हैं, ये सवाल पूछता है आप लोगों से। तो लिखेंगे यहां पर CO2, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और क्या लिख लेंगे यहां पर? जलवाष्प। यानी कि वे सभी गैसें जो पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ाने में मदद करती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसों के नाम से उनको जानते हैं आपका। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेंगे आपका, ठीक है ना। चलिए अब अगला पॉइंट ये आता है यहां पर कि ये जो गैस जो हमारा वायुमंडल है, इसका और भी कार्य क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग सुने होंगे कि सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, वायुमंडल की एक परत है जिसे हम लोग ओजोन लेयर कहते हैं, ओजोन मंडल कहते हैं, वो जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं उन्हें सोख लेता है आपका। अभी सवाल बनता है कि ये जो ओजोन मंडल है, ये वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है आपका? इसको चूंकि मैं लिखवाऊंगा आगे, तो ओजोन मंडल आप समताप मंडल में पाई जाती है ये, लेकिन ये भी तो वायुमंडल का ही एक भाग है, जो इतना हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनको अवशोषित कर लेता है। अगर वो सभी अल्ट्रावायलेट किरणें हमारी पृथ्वी पर आती तो हमें क्या होता? स्किन कैंसर हो जाता, या तमाम अनुवांशिक बीमारी हो जाती, हमारी रेटिना खराब हो जाती है आंखों की, ऐसे करके तमाम बीमारियां होती हैं आपका। लेकिन हमारा जो वायुमंडल है उन अल्ट्रावायलेट किरणों को, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने नहीं देता है, और बीच में ही क्या करता है? उसे अवशोषित कर लेता है, और उसे अवशोषित करने के कारण जो है, या उसको परावर्तित भी कर देता है, जिसके कारण क्या होता है? हमें नुकसान वो नहीं पहुंचा पाती। तो यहां पर लिख लेंगे आप सभी लोग, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को लिखेंगे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारा वायुमंडल बचाता है। यानी कि सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनसे क्या करता है? ये हमको बचाता है आपका, ठीक है। नोट कर लेंगे आप सभी लोग कि सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनसे जो है ये हमें क्या करता है? बचाता है। और दूसरा बात, एक चीज और ध्यान देंगे आप सभी लोग कि हमारी ब्रह्मांड में जो है कुछ उल्का पिंड भी है आपका। ये उल्का पिंड सूर्य के चारों तरफ चक्कर करते रहते हैं, और जब ये कभी हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगते हैं, ये सभी जो उल्का पिंड होते हैं आपका, ये जब हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगते हैं आपका, तो ये जो हमारा वायुमंडल है ना, ये वायुमंडल क्या करता है कि जैसे ही वो हमारी पृथ्वी में इंटर करते हैं तो घर्षण के कारण क्या होते हैं? जलकर राख हो जाते हैं। इस प्रकार से यहां हम कह सकते हैं कि जो हमारा वायुमंडल है आपका ना, ये क्या करता है? ये हमें उल्का पिंडों से भी बचाता है आपका। किससे बचाता है? उल्का पिंडों से बचाता है। एक बात यहां पर नोट कर लेंगे आप सभी लोग, ये जो पराबैंगनी किरणों को हमारा वायुमंडल जो है बचाता है हमें पराबैंगनी किरणों से, ये कौन सा मंडल है? तो ओजोन मंडल इन्हें सोख लेता है। यहां पर नोट कर लेंगे आप लोग, ओजोन मंडल इन पराबैंगनी किरणों क्या करता है? सोख लेता है। और ये ओजोन मंडल किस वायुमंडल किस परत में पाया जाता है आपका? तो ये समताप मंडल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? समताप मंडल में ये पाया जाता है। ये सभी पॉइंट्स आप लोग नोट कर लेंगे कि ये ओजोन मंडल किस मंडल में पाया जाता है। ओजोन मंडल या ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है?
तो समताप मंडल में ये पाई जाती है आपका, इसे आप लोग नोट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ सवाल बनता है आपका। दूसरा चीज ध्यान देंगे कि हमारा वायुमंडल जो है ये हमें उल्का पिंडों से बचाता है। नोट कर लेंगे आप सभी लोग कि हमारा वायुमंडल हमें उल्का पिंडों से बचाता है, क्योंकि जब ये उल्का पिंड कभी कभी चक्कर करते हुए हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगते हैं तो बीच में ही क्या होते हैं, जलकर राख हो जाते हैं आपका। तो यहां पर लिखेंगे उल्का पिंडों से, उल्का पिंडों से हमारी रक्षा करता है, रक्षा करता है। यानी कि जैसे ही ये हमारे मंडल की तरफ, हमारे वायुमंडल, हमारी पृथ्वी की तरफ जो है ये उल्का पिंड बढ़ते रहे आपका, तो घर्षण के कारण, चूंकि हमारे वायुमंडल में अत्यधिक दाब होता है और घर्षण के कारण ये जलकर क्या होते हैं, राख हो जाते हैं आपका। इसी प्रकार से आप लोग देखे होंगे कि अंतरिक्ष यात्रियों का जब सैटेलाइट, अरे अंतरिक्ष यात्रियों का जब यान जो है स्पेस से जब पृथ्वी की तरफ बढ़ता है तो उस यान में ऑटोमेटिक एक सिस्टम लगा होता है जो तापमान को क्या करता है, मेंटेन करता है आपका। और जैसे ही जब उस यान का तापमान बढ़ने लगता है उसकी परत के ऊपर ही आवरण का, तो वो जो यान होता है उसके अंदर का जो सिस्टम होता है वो उसे क्या करता है, मेंटेन करने लगता है। जब कभी वो सिस्टम खराब हो जाता है आपका ना, तो उसमें क्या होती है, आग लग जाती है। जैसा आपका कल्पना चावला के साथ हुआ था आपका, क्योंकि जो उसके यान की जो ऊपरी परत थी जो टेम्परेचर को मेंटेन करती, वो थोड़ा सा टूट गई थी आपका, और उसके टूटने के कारण जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश की तो घर्षण के कारण उसका टेम्परेचर बढ़ने लगा, और टेम्परेचर जब बढ़ने लगा तो उसका सिस्टम तो पहले से टूट चुका था आपका, जिसके कारण जो है उसमें आग लग गई और पृथ्वी तक आते आते जल करके राख हो गई आपका। इसी प्रकार से जब कोई उल्का पिंड हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ता है और जैसे ही हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है ना, तो वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद जो है घर्षण के कारण इसमें आग लग जाती है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर वायुमंडल नहीं होता तो ये सीधा आकर हमारी पृथ्वी से टकराता और महाराष्ट्र में जो लोनार झील बनी हुई है आपका ना, लोनार झील, उसी प्रकार से झीलों का निर्माण हो जाता और पृथ्वी बहुत ज्यादा जन धन की हानि भी होती है आपका। तो इसलिए ये उल्का पिंडों से हमारा वायुमंडल हमें बचाता है आपका। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे। अगला एक पॉइंट और बनता है, जैसे आप लोग मोबाइल फोन चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, रेडियो चलाते हैं, तमाम चीजें चलाते हैं। अब सवाल ये बनता है कि इनका संचालन कैसे होता है आपका। तो हमारा जो वायुमंडल है यह बेतार कनेक्शन का भी संचालन करता है आपका। लिख लेंगे आप यहां पर, वायुमंडल के कारण भी बेतार संचालन होता है। अब एक सवाल बनता है कि आखिर वायुमंडल की वो कौन सी परत है आपका जो बेतार कनेक्शन का संचालन करती है या रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, जिसके कारण यह माध्यम बन पाता है। जैसे हम लोग मोबाइल फोन से बात कर लेते हैं आपका, टेलीविजन चलाते हैं, रेडियो चलाते हैं, ये तमाम संचालन कैसे संभव होता है आपका। तो हमारी वायुमंडल की एक परत है आपका, वायुमंडल में एक परत है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, आयन मंडल के नाम से हम लोग जानते हैं। इस परत को क्या कहा जाता है, आयन मंडल कहा जाता है। इस आयन मंडल में जो है ये आयनिक कण पाए जाते हैं, आवेशित कण पाए जाते हैं आपका, जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करते हैं आपका। क्या करते हैं, आयन मंडल में जो आवेशित कण होते हैं वो रेडियो तरंगों को परावर्तित करते हैं। क्या करते हैं, रेडियो तरंगों को परावर्तित करते हैं, ठीक है ना, परावर्तित करते हैं। और ये रेडियो तरंगों को जब परावर्तित करते हैं तो इसी कारण जो है हमारे इस वायुमंडल में क्या होता है, बेतार कनेक्शन का संचालन हो पाता है और हम सभी लोग उसका लाभ ले पाते हैं आपका। ठीक है, तो ये तमाम सवाल यहां से बनते हैं आपका, आप इसे नोट करेंगे। यहां से सवाल ये बनता है कि ये वो वायुमंडल की कौन सी परत है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है या बेतार कनेक्शन का संचालन करती है, तो वो है आपका आयन मंडल। इसके बारे में भी हम सभी लोग आगे पढ़ेंगे, जब संरचना को पढ़ेंगे तब इसके बारे में और विशेष रूप से हम पढ़ेंगे आप सभी लोग। अभी तो ये कार्य था कि आखिर कार्य क्या क्या करता है हमारा वायुमंडल। तो वायुमंडल को आप जनरली जान लीजिए क्या क्या कार्य करता है, हमें उल्कापिंडों से बचाता है, वायुमंडल की जो गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं, पृथ्वी के औसत तापमान को बनाए रखती हैं आपका। ठीक है, दूसरा चीज है कि ये जो ग्रीन हाउस गैसें औसत तापमान बनाने से इस पृथ्वी पर जीवन की संभावना हो पाती है। वायुमंडल में जो प्राणवायु गैसें हैं उनके कारण जो है हम सभी लोग जीवित रह पाते हैं, सभी प्राणी जीवित रह पाते हैं आपका। वायुमंडल हमें उल्कापिंडों से बचा लेता है। वायुमंडल में जो बेतार कनेक्शन के लिए रेडियो तरंगों को जो परावर्तित करता है, जिसके कारण बेतार कनेक्शन का संचालन हो पाता है आपका। तो ये तमाम सवाल जो है आपके सॉल्व होते हैं यहाँ पर, वायुमंडल के कार्य से ये बनते हैं आपका।
और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ से सवाल भी पूछा जाता है आपका। अब नेक्स्ट क्लास में हम सभी लोग चर्चा करेंगे आपका संगठन के बारे में कि आखिर वायुमंडल का संगठन क्या क्या है और इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट गैसें हैं आपका और उन गैसों का कार्य क्या है। इन सारी बातों की चर्चा हम सभी लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आपका संगठन में आपका, ठीक है ना। तो अब आप सभी लोग हमें इजाजत दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों से अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।